आइए, आज एक बहुत ही गंभीर और उलझे हुए मुद्दे की बात करते हैं। मणिपुर जल क्यों रहा है, पूरी कहानी। देखिए, इस विश्लेषण में हम कोई साइड नहीं ले रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ उन जमीनी हकीकतों, अकादमिक रिपोर्ट्स और दस्तावेजों को समझना है जिनकी वजह से ये नौबत आई। बिना किसी फिल्टर के एकदम निष्पक्ष होकर इस पूरी स्थिति को डिकोड करते हैं ताकि समझ सकें कि दशकों पुराने विवाद इस भयानक संकट में कैसे बदल गए। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 60,000 से ज्यादा। मैं 2023 से जो हालात बिगड़े हैं उसमें 200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ये 60,000 लोग ये आज भी अपने घर छोड़कर रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, जरा सोचिए, ये वो परिवार हैं जिनकी पूरी जिंदगी रातों रात पलट गई। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। तो हम इस पूरी उलझन को कैसे सुलझाने वाले हैं? सीधी सी बात है, इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, दंगे की शुरुआत। दूसरा, जमीन और आबादी का बंटवारा। तीसरा, तनाव के मुख्य कारण। चौथा, हिंसा और हथियारों की लूट का दौर। और पांचवां, सरकार का रवैया और उस पर लगे गंभीर आरोप। चलिए, पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। दंगे की शुरुआत मतलब वो कौन सी पहली चिंगारी थी जिसने इस दशकों पुराने बारूद को अचानक से सुलगा दिया। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो अप्रैल 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया। आदेश ये था कि सरकार बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी का दर्जा देने पर विचार करे। अब इसके ठीक जवाब में 3 मई को आदिवासी संगठनों ने एक सॉलिडारिटी मार्च निकाला। चुराचांदपुर और तोरबुंग जैसे इलाकों में ये मार्च अचानक से हिंसक हो गया। अफवाहें उड़ी और जो अविश्वास सालों से अंदर ही अंदर उबल रहा था वो देखते ही देखते एक अभूतपूर्व जातीय हिंसा में बदल गया। और पता है यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? जिस अदालती आदेश से ये सब शुरू हुआ, खुद सुप्रीम कोर्ट ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर हाईकोर्ट के उस शुरुआती फैसले की कड़ी आलोचना की और उसे तथ्यात्मक रूप से गलत यानी फैक्चुअली रॉन्ग करार दिया। इससे साफ समझ आता है कि ये चिंगारी सिर्फ एक छोटा-मोटा प्रशासनिक मुद्दा नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी संवैधानिक और न्यायिक बहस का हिस्सा थी। लेकिन रुकिए, यह चिंगारी इतनी भयंकर आग में कैसे तब्दील हो गई? इसका जवाब हमारे दूसरे हिस्से में छिपा है, जमीन और आबादी का बंटवारा। दरअसल मणिपुर का भूगोल ही इस पूरे विवाद की सबसे गहरी नींव है। इसे ऐसे समझिए, राज्य जनसांख्यिकी रूप से 2 हिस्सों में बटा है। एक है इम्फाल घाटी और दूसरा है पहाड़ी इलाका। अब घाटी जो है वो पूरे राज्य का सिर्फ 10% हिस्सा है, लेकिन वहां 60% आबादी रहती है, जिनमें ज्यादातर मैती समुदाय के लोग हैं। दूसरी तरफ पहाड़ी इलाका 90% जमीन घेरता है, लेकिन वहां सिर्फ 40% लोग रहते हैं, मुख्य रूप से कुकीजो और नगा समुदाय। और अगर राजनीति की बात करें, 60 विधायकों वाली विधानसभा में से 40 विधायक तो इसी छोटी सी घाटी से आते हैं। ये जो भौगोलिक और राजनीतिक असंतुलन है ना, ये बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब की तरह था जो सालों से टिक टिक कर रहा था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, तनाव के मुख्य कारण। वो कौन से मुद्दे थे जिन्होंने इस जमीनी बंटवारे के बारूद पर माचिस मारने का काम किया? अगर हम एक्सपर्ट्स और IGSR जैसी संस्थाओं की एकेडमिक रिपोर्ट्स को देखें तो एक साफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट फ्रेमवर्क नजर आता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब संसाधनों की कमी होती है, जमीन पर हक जताने की होड़ होती है और पुरानी ऐतिहासिक शिकायतें एक साथ टकराती हैं, तो हिंसा का चक्र शुरू हो जाता है। ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये अपनी पहचान, अपने वजूद और संसाधनों पर कंट्रोल बचाने की जद्दोजहद है। जमीन पर इसके 3 बड़े कारण साफ दिखते हैं और दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क और डर हैं। मैतेई समुदाय का कहना है कि उन्हें एसटी का दर्जा चाहिए ताकि वो पहाड़ों में जमीन ले सकें। उन्हें म्यांमार से आ रहे शरणार्थियों से अपनी संस्कृति और जनसांख्यिकी बदलने का भी डर है। वहीं दूसरी तरफ कुकीजो समुदाय को लगता है कि सरकार वॉर ऑन ड्रग्स और जंगलों को खाली कराने के नाम पर उन्हें उनके ही पुश्तैनी जंगलों से बाहर निकाल रही है। कुल मिलाकर दोनों ही पक्ष खुद को बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसी असुरक्षा ने इस हिंसक टकराव को जन्म दिया। और जब ये डर और असुरक्षा अपनी हदें पार कर गईं, तो हम आ जाते हैं अपने चौथे हिस्से पर, हिंसा और हथियारों की लूट। यहां से कानून और व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गईं और हालात बेकाबू हो गए। जरा स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाइए। राज्य के पुलिस और हथियारों के गोदामों से करीब 6,000 आधुनिक हथियार और 6 लाख राउंड गोलियां लूट ली गईं। 6 लाख!
जब AK-47 और मशीन गन जैसे हथियार आम नागरिकों और भीड़ के हाथों में आ जाएं, तो आप ही बताइए, क्या यह सिर्फ एक दंगा रह जाता है? ये सीधे सीधे एक सैन्यकृत नागरिक संघर्ष या कहें कि गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई। इन हथियारों के आने के बाद मानवाधिकारों के हनन का जो अध्याय शुरू हुआ वो बेहद खौफनाक है। पूरा का पूरा राज्य सुरक्षा बफर जोन में बट गया है, जैसे दो अलग अलग देश हों। हजारों घर जला दिए गए, चर्च और मंदिर राख कर दिए गए। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसका एक वीडियो पूरे देश ने देखा था। गैर न्यायिक हत्याएं हुई, लिंचिंग की घटनाएं सामने आई। इस पूरी नफरत की आग में दोनों तरफ के आम और बेगुनाह लोगों ने जो दर्द सहा है, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो अब जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा सवाल उठता है और हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सरकारी प्रतिक्रिया और आरोप। इतनी बड़ी त्रासदी के बीच आखिर प्रशासन क्या कर रहा था? लोगों का सिस्टम पर से भरोसा कैसे उठ गया? यहाँ सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। ऑन पेपर देखें तो केंद्र सरकार ने हजारों सुरक्षा बलों की तैनाती की, रिलीफ कैंप बनाए और शांति समितियां बनाई, लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर बहुत अलग है। मानवाधिकार संगठनों और पीड़ित समूहों का सीधा आरोप है कि प्रशासन और पुलिस का रवैया पूरी तरह से एक तरफा और पक्षपाती था। पुलिस की मिलीभगत के आरोप लगे, कुछ कथित ऑडियो टेप्स भी लीक हुए जिन्होंने कुकीजो समुदाय का राज्य की संस्थाओं पर से बचा कुचा भरोसा भी पूरी तरह खत्म कर दिया। सरकार बेशक इन आरोपों से इनकार करती है, लेकिन अविश्वास की ये खाई अब बहुत गहरी हो चुकी है। और यही सब हमें आज के सबसे चुभने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस समाज में भूगोल से लेकर लोगों की भावनाओं तक में इतनी गहरी दरारें आ चुकी हों, वहां वापस शांति कैसे आ सकती है? जब एक राज्य को अपने ही नागरिकों के बीच बफर जोन बनाने पड़ जाएं, तो क्या सिर्फ हथियारों को शांत कर देने से दिलों की दूरियां मिट जाएंगी? इस विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं। इन तथ्यों पर ठंडे दिमाग से विचार कीजिएगा, क्योंकि मणिपुर का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है। हमारे साथ जुड़ने और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।